ये द्विघात बहुपद का दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया द्विघात बहुपद का। उसमें हम लोग द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, गुणांक कितने होते हैं, शून्यक कितने होते हैं, गुणांक और शून्यांक में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। उस वीडियो में हम बताए थे कि द्विघात बहुपद जो है उसको उसके जो मूल है शून्यक है वो क्या होता है और उसको कितने विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। जिसमें हम 3 विधि का नाम पढ़े थे। पहला था वो गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघाती सूत्र विधि और तीसरा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो आज हम लोग द्विघात बहुपद के मूल को ज्ञात करेंगे। तीनों विधि से एक एक करके तीनों विधियों को पढ़ेंगे। उनके मूल जो होते हैं अल्फा और बीटा, शून्यक जिसे बोलते हैं, उसे हम लोग ज्ञात करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप जो द्विघात बहुपद को अच्छा से समझना चाहते हैं, पहले वाले वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, ज़्यादा फायदा होगा। आपको पूरा जो भी है द्विघात बहुपद एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट इस वीडियो को देखने पर शायद थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, हल्का दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसके पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वाले वीडियो को देखें तो फिर आपको एकदम जो भी है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा आपको। तो हम द्विघात बहुपद का जो पहले आप उसमें जो पहला वाला वीडियो है उसमें हम लोग बताए थे, ये भी बताए थे कि जो द्विघात बहुपद है उसके जो मूल हैं उसे हम 3 विधि से ज्ञात कर सकते हैं। पहला गुणनखंड विधि, पहला जो विधि है वो है गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है द्विघाती सूत्र और तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। आज हम लोग तीनों विधि को एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि तीनों विधियों से हम लोग द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, मूल होते हैं, रूट जो रूट्स होते हैं, उन्हें कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले आज हम लोग गुणनखंड विधि को सीखेंगे, उसके बाद द्विघाती सूत्र को, फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। हम उस वीडियो में बताए थे कि हमारे अनुसार सबसे उपयुक्त ये विधि है द्विघाती सूत्र विधि। किसी भी गुणनखंड को, किसी भी द्विघात बहुपद के जो मूल हैं उसे हम लोग आसानी पूर्वक किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से। जिसको ये समझ में आ जाए और बेटर है, लेकिन हमारे अनुसार ये वाला विधि हमको बहुत अच्छा लगता है, उपयुक्त लगता है। तो आज हम लोग एक एक करके, सबसे पहले आज हम लोग एक द्विघात बहुपद लिखते हैं। द्विघात बहुपद क्या व्यापक रूप पूरा उसको हम नहीं बताएंगे, उसको देखने से पहले ये पूरा वीडियो, जो दूसरा वीडियो ये है, इसको देखने से पहले आप पहले वाले वीडियो को देखें एकदम, फिर इसको देखें, जो भी कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाए। ऑफलाइन क्लास में ये जो गुणनखंड विधि है सारे बच्चों को पढ़ाया गया है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस विधि को, लेकिन हम शुरू से तीनों विधि को आज पढ़ेंगे। सबसे पहले गुणनखंड विधि, फिर द्विघाती सूत्र विधि, फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अगर वीडियो बड़ा होने लगेगा तो हम इन दोनों को तो कंप्लीट करेंगे, इसको बाद में इसके लिए एक पर्सनल वीडियो बना देंगे। थोड़ा उसको वो लड़के लोगों को उटपटांग भी लगता है, लेकिन ये वाला जो दोनों विधि है एकदम उपयुक्त विधि है। तो आज सबसे पहले इन दोनों विधियों को हम एक एक करके देखते हैं।
द्विघात बहुपद के जो मूल होते हैं, शून्यक क्या होता है, शून्यक क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, तो उसी शून्यक को आज हम लोग ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने से पहले एक द्विघात बहुपद हम लिखते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3। यह एक द्विघात बहुपद है। ऐसा बहुपद जिसमें जो चर है, चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जितने बहुपद का जितना अधिकतम घात होता है उतना उसका शून्यक होते हैं। इसका अधिकतम घात 2 है तो शून्यक इसका कितना होगा, 2। शून्यक क्या होता है, तो इस बहुपद के लिए x का एक ऐसा मान, x का एक ऐसा मान जिसको इस बहुपद में रखा जाए, x का एक ऐसा मान इसमें रखा जाए कि बनाने पर पूरे बहुपद का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, उसी मान को हम लोग शून्यक कहेंगे। तो द्विघात बहुपद के ऐसे 2 मान होते हैं। इसमें x का 2 मान ऐसा होगा जिसको हम इसमें रखेंगे और हल करेंगे तो ये पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य के बराबर होगा, शून्य कर देगा, इसलिए उसे हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। तो आज उसी शून्य को हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, गुणनखंड विधि का। तो गुणनखंड विधि बनाते समय सबसे पहले जो देखो हम गुणांक बताए थे कि a, b और c होता है। गुणांक द्विघात बहुपद के 2 गुणांक होते हैं, एक a और एक b और एक c। x² के साथ a रहता है, x के साथ b रहता है, और जो बिना चर का रहता है उसे हम लोग c बोलते हैं। तो गुणनखंड विधि से बनाते समय हम लोग ये जो a और c में गुणा करते हैं, 2 और क्या है, 3 है, तो 2 तिया कितना होगा, 6 होगा। और 6 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब इसमें भी देखो ये 2 तिया 6 भी रहता तो कहीं कहीं बन जाता है, इसमें नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम a वाला और c वाला में गुणा करेंगे, 2 तिया कितना हो गया, 6। इसका गुणनखंड निकालेंगे, मान लो कि अभी इतने निकाल रहे हैं, 2 तिया 6, तो गुणनखंड जो निकलेगा उसको लिख लेंगे, 2 तिया 6। जो गुणनखंड है उसके अनुसार हम लोग ऐसे 2 अंक बनाएंगे गुणनखंड के सहारे। गुणनखंड के सहारे हम 2 ऐसे अंक बनाएंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर ये वाला आ जाए। तो 2 और 3 को यदि जोड़ेंगे तो वो, घटाएंगे तो वो, ये 7 नहीं आएगा। इसलिए हम इसको एक बार और बनाना पड़ेगा हमको। 3 एकम 3, मान लो कि अब 1 आ गया, तो ये देखो 2 तिया कितना हो गया, 6, और 6 में यदि 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। मतलब जो गुणा करने पर आता है उसे हम लोग 2 भाग में इस प्रकार बांटते हैं जिनको गुणा करने पर वही आ जाए। जैसे देखो 6 एकम क्या आ गया, 6, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या आए, 7 आए। इस प्रकार के और गुणनखंड बनाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक और गुणनखंड बनाएंगे, पहले इसको समझते हैं। तो हमने एक अंक बनाया 6 और एक क्या बनाया, 1। 6 और 1 कितना हो जाएगा, ये बीच वाला हो जाएगा, 7 होगा। ये 6 और 1 किसके सहारे लाए, तो 2 और 3 का गुणा किए और उसका गुणनखंड निकाले। अब गुणनखंड जो आया उसी के अनुसार हम लोग 2 अंक बनाए हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर ये b वाला गुणांक आ जाए, बीच वाला आ जाए। ठीक, तो फिर अब इसको लिखेंगे किस प्रकार से, 2x² माइनस जो 7 है ना, इसके बदले में हम लोग लिखेंगे 6 + 1। 6 प्लस कितना हो जाएगा, 1। 6 और 1 कितना हो गया, 7। ये x जस का 10 होगा, और प्लस कितना हुआ, 3 बराबर 0। शून्य निकाल रहे हैं, इसलिए बराबर में क्या दिए हैं, शून्य दिए हैं। तो
ये हो गया 2x² माइनस, देखो यहाँ पे x में गुना होगा, x जो है एक बार 6 से गुना करेगा, एक बार 1 से, चिन्ह प्लस माइनस माइनस 6 में x से गुना होगा तो कितना होगा 6x। अब फिर प्लस माइनस माइनस x में 1 से गुना होगा तो x, अब प्लस कितना हुआ 3 बराबर 0। अभी दो का जो समूह है इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे मतलब कि जो भी इस दोनों में मिलेगा कॉमन है, जो दोनों में है उसी को हम लोग निकालेंगे। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ से भी कुछ निकालेंगे, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वो बराबर होना चाहिए, जितना यहाँ बचेगा उतना यहाँ बचेगा। जैसे इसमें अधिक से अधिक कॉमन क्या हो सकता है, जो लेंगे कॉमन उससे इसमें भाग दिया जाता है। और जैसे देखो 2 के पहाड़ा में ये 2 है और ये 6 है तो 2 निकलेगा, x इसमें भी है और x इसमें भी है तो 2 और क्या निकलेगा x। तो यहाँ से 2 और x निकाल दिए तो x² है, 2 निकल गया, 2 x है तो 1 निकल गया तो 1 बचेगा, ये माइनस, और 2 से इसको भागा देंगे तो 2 तिया कितना होगा 6, x जब निकल गया इसमें से तो x यहाँ पे नहीं रहेगा, तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, यहाँ 2 तिया 6। यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसको जरूर यहाँ पे लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब देखो सेम ये जो x - 3 है, यहाँ x और 3 है, आई दोनों में से क्या कॉमन रहेगा, कुछ नहीं निकलेगा कॉमन, तो केवल हम लोग क्या करेंगे 1 लेंगे, फॉर्मेलिटी केवल पूरा करेंगे। 1 से जब इसमें भागा देंगे तो 1 से होगा, अब प्लस भी से माइनस निकलेगा तो माइनस हो गया, 1 से भागा देंगे 3 में तो क्या बचेगा 3, बराबर कितना हुआ 0, तो 1 हुआ। और इसका चिन्ह हम लोग ध्यान में रखेंगे या देते आएंगे। अब 1 लिखेंगे 2x - 1 और 1 देखो दोनों में ये सेम है, एक इसमें से लिखेंगे x - 3 = 0, तो 1 बनेगा 2x - 1 बराबर 0 और 1 बनेगा x - 3 बराबर 0। एक इसको हल करेंगे और एक इसको हल करेंगे तो 2x जो -1 है इधर कुछ नहीं है, इधर आएगा तो -1 क्या होगा +1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। तो ये एक x का मान आ गया, एक यहाँ पे आएगा, x माइनस में 3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, तो x = कितना हो गया 3। तो x का 2 मान निकला, एगो x का मान आया 1/2, एक x का मान कितना आया 3 आया। तो जो ये दोनों x हैं ये इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, मूल हैं। शून्यक का मतलब जो ये x का मान है ना, जब इसमें यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे, हल करेंगे तो पूरा हल करने पर मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये जो x का जो ये मान है इस बहुपद को किसके बराबर कर देगा 0 के बराबर कर देगा, इसलिए यह क्या है इस बहुपद का शून्यक है। ये 2 है जो ये द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं, कितने होते हैं 2, एक ये है और एक ये है। तो एक को हम लोग अल्फा बोलते हैं और एक को हम लोग क्या बोलते हैं बीटा बोलते हैं। अब क्या संबंध होता है दोनों में, ये हम पिछले वाले वीडियो को आप लोग देखो, उसमें एकदम आपको क्लियर हो जाएगा संबंध। थोड़ा यहाँ पे हल्का जिक्र कर लेते हैं उसका। तो ये जो द्विघात बहुपद है इसका मूल हम लोग किस विधि से ज्ञात किए, गुणनखंड विधि से। ये कौन सा विधि है
गुणनखंड विधि है। हम एक बार पिछले वीडियो में बताए थे कि जो इनके शून्यक है ना अल्फा और बीटा, और गुणांक क्या होता है, शून्यक होता है अल्फा बीटा, गुणांक होता है ए बी और सी। तो उनमें क्या संबंध होता है, तो हम बताए थे कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। तो देखो अल्फा का मान कितना आया है 1/2, और प्लस बीटा का मान कितना है 3 है, माइनस बी ए बी कितना है -7 है, ए का मान कितना है 2 है। अब इसको हम देखेंगे कि हाँ वो बोले थे कि इनमें यही संबंध होता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। तो देखो हम पूरा मान रख के देख रहे हैं कि हाँ होता है कि नहीं होता है। तो इसका एलसीएम 2 होगा, 2 से 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/2, 6 है 7/2, 7/2। देखो इसका भी मान कितना आया 7/2, और इसका भी मान जो है कितना है तो इतना होगा। तो परीक्षा में कभी कभी ये देता है कि यह एक द्विघात बहुपद दे देगा और बोलेगा कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करें। तो पहला संबंध यही होता है शून्यक और गुणांक में, शून्यक अल्फा और बीटा होता है, गुणांक के बी सी होते हैं। तो यही होता है संबंध कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, और जो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा वो सी बटा ए के बराबर होता है। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 इंटू माने मल्टीप्लाई बी, बीटा जो है वो 3 है, सी कितना है 3, ए का मान कितना है 2, ये 3 एकम 3/2 वो 3/2। तो अल्फा इंटू बीटा का मान भी 3/2 और सी बटा ए का भी जो मान है वो कितना है 3/2 है। तो ये द्विघात बहुपद में 10वां का एक बहुत ही हमेशा पूछता है कि एक द्विघात बहुपद दे देगा और पूछेगा उस द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करे और शून्यकों और गुणांक के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करे। तो यह एक द्विघात बहुपद हो गया, इसका हम लोग गुणनखंड विधि से शून्यक निकाल लिए। अब संबंध की सत्यता की जांच यहाँ पे करके दिखा दिए, एक अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए बना के दोनों मान इसमें से देख देख के लिख देंगे। और सत्यता की जांच हो गया कि हाँ जो कह रहा है ना वो सही में कह रहा है, एकदम बराबर आ रहा है, प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम लोग सीखे क्या निकालना, द्विघात बहुपद के शून्यक को ज्ञात करना हम लोगों ने सीखा। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। अब जो दूसरी विधि है वो है द्विघाती सूत्र विधि, उसको भी देखते हैं। अब जो दूसरी विधि है वो है द्विघाती सूत्र विधि, वो हमारे लिए सबसे उपयुक्त विधि, हम उसको मानते हैं। अब अपना अपना पसंद अपनी अपनी, जिसको जो अच्छा लगे वो उस विधि से बना सकता है। अगर बाध्य कर दे परीक्षा में कि इसी विधि से बनाए तो उसी विधि से बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर ना कहे तो आपको जो इच्छा, आपको जो अच्छा लगे उस विधि से बनाइए। तो द्विघाती सूत्र बनाते समय सबसे पहले हम लोग उसके गुणांक जो हैं क्या होते हैं, ए बी और सी लिख लेते हैं। ए का मान 2 है, बी का मान है, जो चिन्ह रहेगा उसको लिखेंगे, -7 है, और सी कितना है 3 है। जो द्विघात बहुपद है उसके गुणांक को हम लोग लिख लिए, ए बी और सी। इसका हम लोग विवेचक निकालेंगे। विवेचक पहले वाले वीडियो को देखें तभी कुछ समझ में आएगा। बी जो डी है, डी विवेचक बोलते हैं, इससे हम लोग निकालते हैं b² -
4AC। तो जो D है उसका मान निकालेंगे। B का मान कितना है? -7, इसका स्क्वायर -4 इंटू A इंटू C। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 7 49। माइनस है, माइनस में बताए थे, माइनस में यदि माइनस का पावर सम रहता है तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस के पावर भी सम रहता है तो आंसर माइनस में। यहाँ सम है इसलिए इसको प्लस में लिखे हैं। -4 दूनी 8, 8 3 24। इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 25। तो अब यहाँ पे विवेचक हम बताएं, पहले वीडियो को आप लोग देखो, पूरा जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। अब विवेचक हम बताए थे कि जो D है वो निकाल लेते हैं। D निकाल के हमको ये पता पहले हम बता सकते हैं कि ये जो द्विघात बहुपद है ना, इसका शून्यक निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो कैसा होगा। तो जो D निकाले हैं वो हम पहले वीडियो में बताए थे कि जो D बड़ा होता है 0 से, D छोटा होता है 0 से, D बराबर हो सकता है 0 से। D या तो बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा 0 से, ना तो 0 के क्या होगा? बराबर होगा। तो जब D बड़ा होता है 0 से तो दोनों मूल अल्फा और बीटा का मान अलग अलग होता है। गुणनखंड विधि से बनाए थे अभी इसी वीडियो में, गुणनखंड विधि से इसको हल किए थे। तो एक का मान आया था शायद 1/2 और एक आया था 3। तो दोनों मूल जो थे क्या थे? अलग अलग थे। अल्फा का मान कुछ अलग था और बीटा का मान कुछ अलग था। तो जो D है बड़ा होता है 0 से, तो दोनों मूल अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। मूल निकलता है। और जब D छोटा होता है 0 से, माइनस में जब D आएगा ना तो कोई मूल नहीं होगा, कोई अल्फा और बीटा का मान हम लोग निकाल नहीं सकते, कोनो विधि से नहीं निकलेगा। और जब D बराबर क्या होगा? 0 से, जब D बराबर 0, मान लो इसको विवेचक निकाले, कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। तो दोनों शून्य निकलेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकलेगा, लेकिन जितना अल्फा होगा उतने क्या होगा? बीटा होगा। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर कोई समीकरण दिया है, आप बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसका विवेचक निकाल लें, और निकालने के बाद हमको पता चल जाएगा वो समीकरण बनाने लायक है कि नहीं है। यदि विवेचक 0 आ जाए तो बनेगा नहीं है, पहले इसको छोड़ देंगे, उसका मूल हम लोग निकाल नहीं सकते। अब जो द्विघाती सूत्र है उसके लिए सबसे पहले तो विवेचक ये निकाल लिया गया कि हाँ इसका मूल निकलेगा। तो निकलेगा तो एक द्विघाती सूत्र होता है। क्या होता है? द्विघाती सूत्र। इसको नोट कर लिया जाए, तुम लोग नोट आप लोग कर लेना। हम जो सूत्र लिख रहे हैं द्विघाती सूत्र, इसको आप लोग नोट कर लो कापी में। इसी सूत्र के अनुसार हम इस बहुपद का वो शून्यक निकालेंगे, जिसे हम लोग कौन सा सूत्र बोलेंगे? द्विघाती सूत्र। यह सूत्र ये होता है कि जो x बराबर होता है, x का मान शून्यक x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d। ये d भाई कौन d? विवेचकवा वाला d। तो -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2। कब? जब d बड़ा होगा केकरा से? 0 से। कब? जब d बराबर होगा 0 से तब। कब नहीं? जब d छोटा होगा 0 से तब। d बड़ा होगा 0 से निकलेगा, d बराबर होगा 0 से निकलेगा, लेकिन जहाँ d छोटा होगा 0 से, d माइनस में आएगा तो उसका शून्यक नहीं निकलेगा। तो जब d माइनस में है तो उसको बनाना नहीं है। दो स्थिति में बनाना है। वो d बड़ होगा 0 से तब, अगर d बराबर होगा 0 से तब।
तो जब बड़ा होता है तो इस सूत्र को लिख सकते हैं। यदि मान लो कि डी जो है माइनस बी या प्लस माइनस लिखे हैं और डी जीरो आ गया, जो डी निकाले ना तो वो डी जो यहाँ पे मान रखेंगे उसका मान कितना आ गया जीरो। तो जीरो का वैल्यू यहाँ पे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। जीरो लिख के क्या करेंगे, तो जब डी जीरो हो तो द्विघाती सूत्र केवल क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बटा टू है। जब डी बड़ा हो जीरो से तो इसको इतना पूरा लिख लेना, ये पूरा लिखे। जब बराबर हो जीरो का, जब डी जीरो के बराबर हो अगर पूरा सूत्र लिख लेंगे तब भी बनेगा, लेकिन क्यों लिखेंगे, डी जीरो हो जाएगा तो इधर जोड़े जीरो का वर्गमूल जीरो, इसमें जीरो जोड़े या चाहे घटाए कोई असर पड़ेगा। तो जब डी जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो केवल इतना लिखेंगे माइनस बी बटा कितना टू है। और जब डी बड़ा हो जहाँ ये है, यहाँ डी क्या है, बड़ा है किससे, जीरो से, तो इस सूत्र को लिखेंगे। यदि डी माइनस में आता तो नहीं बनाएंगे, कोनो सूत्र का जरूरत नहीं है। अगर डी मान लो बना के यहाँ कितना आया तो जीरो, तो इस सूत्र को लिखेंगे। तो दोनों सूत्र नोट कर लिया जाए। अब इसी सूत्र के अनुसार हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। यहाँ मेरा जो डी आया है वो कितना आया है, 25 आया है। तो द्विघाती सूत्र के अनुसार हम लोग, तो यहाँ हम लिख देंगे किस सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, अभी बताए हैं कि जो x होता है ना, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा टू है। डी वाला लिख रहे हैं क्योंकि डी बड़ा है किससे, जीरो से। x हो गया, हम मान रखेंगे माइनस बी, माइनस है, अब b जो है ना वो भी किस में है, माइनस में है, तो माइनस 7 लिखेंगे। अब प्लस माइनस रूट अंडर डी, जो डी है ना इसका मान कितना आया है, देखो 25 आया। अब बट्टा कितना है, 2a, सॉरी यहाँ पे 2a होगा, 2 और a का मान कितना है 2 इंटू, नीचे नहीं लिखेंगे इधर बना रहा है। तो ये हो गया x बराबर माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 7, अब प्लस माइनस है। अब 25 का वर्गमूल पता है ना कितना होता है, 5 होता है। अब बट्टा में ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो मान है हम बताए हैं कि जो d है वो कि क्या कितना है, 25 है, जीरो से क्या आया है, बड़ा आया है। तो जब जीरो से बड़ा आया है तो इसका दो अलग अलग मान होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, वो एगो प्लस और क्या है माइनस दोनों है। तो यहाँ से हम इसको दो भाग में बनाएंगे बांट के। x बराबर 7, एक बार प्लस में लिखेंगे कितना 5, बटा में 4। एगो x बराबर लिखेंगे कितना 7, अब प्लस जो है ना वहाँ प्लस में एक बार लिखे हैं, एक बार किस में लिखेंगे -5, अब बटा कितना है 4। तो ये हो गया x बराबर 7 5 कितना हो जाएगा 12, अब बटा में 4, 4 3 12। तो एक x का जो मान आया कितना आ गया 3। इसको बनाएंगे x 7 में से 5 जाएगा 2, अब बटा में 4, 2 1 2, 2 दूनी का 4, 1 बटा 2। तो यहाँ पे जो x आया वो कितना आया 1 बटा 2। तो इस प्रकार से ये द्विघाती सूत्र हो गया। पूरा विधिवत हम बता दिए। जहाँ पे डाउट है आप लोग कमेंट करें, जो भी कमेंट होगा अगर नहीं समझ में आया पुनः एक बार हम खुद फिर से वीडियो बनाएं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जिस प्रकार का प्रॉब्लम हो समझने में,
आप वीडियो जो है उसके नीचे कमेंट करें, पूर्ण समाधान किया जाएगा। आराम से पढ़िए, हम भी आराम से बता रहे हैं, उतना हड़बड़ी नहीं है। आप आराम से पढ़िए, आराम से बताया जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान से देखा जाएगा तो जो इसके पहले हम लोग कौन सी विधि बनाए थे, गुणनखंड विधि, उसमें भी एक x का मान कितना आया था 3, और इसमें भी एक x का मान उसमें कितना आया था 1/2, इसमें भी सेम आया है। विधि वही रहे, विधि अलग अलग हो जाए लेकिन आंसर थोड़े बहुत बदलेगा। मान लो कि हमको बिहार से कोलकाता जाना है, तो या तो हम सड़क मार्ग से जा सकते हैं, फिर भी कहाँ पहुँचेंगे, कोलकाता। वायुयान से जाएं, फिर भी कहाँ पहुँचेंगे, कोलकाता। अगर मान लो हमको तो ये जल मार्ग का पता नहीं है, जल मार्ग से जाएं फिर भी कहाँ पहुँचेंगे, कोलकाता। तो भले मार्ग अलग हो लेकिन मंजिलें एक ही हैं, तो मंजिल वही है, कौन है, ये है। विधि अलग है, वो गुणनखंड विधि था, ये द्विघाती सूत्र विधि है। तो ये जो है द्विघाती सूत्र बहुत हम अपने से बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझ में ना आए, आप लोग कमेंट करें, पूरा समाधान किया जाएगा। जहाँ भी नहीं समझ में आए आप बोलिए, उसको बताया जाएगा। और तो आज वो इन्हीं 2 विधियों के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। एक और विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, उसके लिए हम पर्सनल एक वीडियो अलग से बना देंगे अन्य सवालों के साथ, फिर उसको आगे देखा जाएगा। तब तक ये जो है थोड़ा अपना प्रचार कर लेते हैं। आप भी हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आसपास के जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा। जो भी आसपास के हैं, रिलेशन में हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, फ्री में उन बेचारों को भी कुछ मिल जाएगा, हमको भी एक सब्सक्राइबर मिल जाएगा, लाइक करने वाला मिल जाएगा, कमेंट करने वाला मिल जाएगा, विद्या का प्रचार प्रसार हो जाएगा। तो आपके लिए बस इतना ही काम है कि जो वीडियो है उसको थोड़ा शेयर कर दें, मेरा वो सब्सक्राइबर बढ़वाएं, वॉच टाइम बढ़वाएं, और अलग अलग टाइप के वो प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। पहले हम लोग बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आधारित प्रश्न को भी हल करेंगे। हम जो 10वीं क्लास का NCERT का किताब है, उस सारे प्रश्न को हम हल करेंगे। पहले जो थ्योरी है, यह एक प्रकार से क्या है, थ्योरी है, तो थ्योरी को हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद जो प्रश्न है, इस पे आधारित जो प्रश्न है उनको कैसे हल किया जाएगा उसको भी देखा जाएगा। तो एक और विधि अब बची हुई है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इसको अच्छे से समझा जाए, जहाँ डाउट हो, जहाँ ना समझ में आए, उसके लिए आप कमेंट करें। पूर्ण समाधान, पर्सनल समाधान, जो भी प्रश्न है आप बोलिए, आप जो पूछेगा उसके लिए हम पर्सनल वीडियो बना देंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे भी। तो बस, जय हिंद, वंदे मातरम।